नमस्कार, मैं डॉक्टर सलमान, वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज हम बच्चों से रिलेटेड उनकी बीमारियाँ और उनके बचाव और उनकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे बच्चों की अलग अलग एज के हिसाब से उनको क्या हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं नवजात शिशु कितने दिन तक का कहलाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि नवजात शिशु हमारा 28 दिन तक जब पैदा होता है उसके 28 दिन तक वो नवजात शिशु कहलाता है। उसके बाद 1 महीने तक का जिसको इन्फेंट कहते हैं, 1 साल तक के बच्चे को, 1 महीने से 1 साल तक के बच्चे को इन्फेंट, 1 साल से 3 साल तक के बच्चे को टॉडलर और 3 साल से 6 साल तक के बच्चे को प्री स्कूल बच्चे और 6 साल से 12 साल तक के बच्चे को हम स्कूल एज ग्रुप कहते हैं। एडोलिसेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा 12 साल से लेके और 19 साल तक का। ये सब एक डेफिनीशन है, मतलब उसकी परिभाषा है। साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न नॉर्मली 2.5 किलो का होता है। अगर 2.5 किलो से कम का पैदा होता है तो उसे हम कहते हैं लो बर्थ वेट बेबी। अगर बच्चा 37 हफ्ते से कम का पैदा होता है तो उसे कहते हैं प्री टर्म। नॉर्मली बच्चा 37 हफ्ते से 42 हफ्ते के बीच का होता है, जिसे हम कहते हैं सही उम्र पे पैदा हुआ। अब आप देखिए कि हमारी जो है वो बच्चों को पालने के लिए अलग अलग सुविधाएं होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पर कि जब भी बच्चा पैदा होता है जिस भी अस्पताल में, उस लेबर रूम के बराबर वाले कमरे में एक कॉर्नर होता है जिसे कहते हैं न्यूबॉर्न कॉर्नर। इस न्यूबॉर्न कॉर्नर पे हम बच्चा पैदा होता है जिसमें हमें सांस दिलाने की ज़रूरत होती है, उसको हम रखते हैं। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होती हैं? एक वार्मर होता है, ऑक्सीजन की व्यवस्था होती है, बच्चे को सांस दिलाने के लिए अम्बू बैग होता है, बच्चे को सांस की नली साफ़ करने के लिए सक्शन की मशीन होती है और एक घड़ी होती है जिसमें बच्चे की सांस की दर देख सकते हैं। एक हमारे सीएससी पे या जो भी हमारे फर्स्ट एफआरयू होते हैं वहाँ पर न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे एनबीएसयू कहते हैं, ये सुविधाएं भी हैं। इस सुविधाओं में हमें उस सीएससी पे 4 वार्मर, 2 फोटोथेरेपी रखते हैं हम। और साथ ही ऐसे बच्चे जो एसएनसीयू में जाने में अभी असमर्थ हैं उनका इलाज इन एनबीएसयू में होता है। किन किन बच्चों का इलाज इन न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में हो सकता है, वो बच्चे कौन से हैं मैं बताना चाहूँगा। एक तो वो बच्चे जिनको कोई इमरजेंसी साइन है। अभी इमरजेंसी साइन के बारे में बात करेंगे। पहले हम बता देते हैं कोई भी बच्चा जो सीरियस है उसको रखेंगे। जो बच्चा 1800 ग्राम से लेके 2.5 किलो के बीच का है लेकिन उसको छोटी मोटी बीमारियां हैं उनको भी रखते हैं। जैसे कौन सी छोटी मोटी बीमारियां? जैसे सांस चल रही है जो कि 1 मिनट में 60 से 70 के बीच में है, बच्चे को बुखार आ गया है या बच्चा ठंडा हो गया है या बच्चे को पी लिया है जिसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है और बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, ऐसे बच्चों को भी हम एनबीएसयू में रखते हैं। साथ ही 1500 से ग्राम से लेकर 1800 ग्राम के बच्चे जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी हमें एनबीएसयू में रखना होता है। पहले हम इनको रिफ़र कर देते थे एसएनसीयू में, जो कि आप एनबीएसयू में रख के उसका इलाज कर सकते हैं। अब आप देखिए ये आपको जो चित्र दिख रहा है इसमें एनबीएसयू में तो बच्चे रखते हैं। ये हमारे एसएनसीयू का चित्र है। एसएनसीयू कहाँ होते हैं? जो हमारे ज़िले में महिला अस्पताल हैं। पूरे यूपी में हमारे हर ज़िले में एसएनसीयू है। इसका फुल फॉर्म है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में हम वो बच्चे रखते हैं जिनका इलाज एनबीएसयू यानी कि सीएससी पे नहीं हो सकता और बच्चे थोड़ा सीरियस ज़्यादा हैं। अब इसमें कौन कौन से बच्चे रखे जाते हैं आप देखिए। इसमें हमारे वार्मर हैं, हम यहाँ पर ऑक्सीजन देते हैं इन बच्चों को, इनको फोटोथेरेपी देते हैं और कुछ जगह पर हमारे बच्चों को सांस दिलाने की मशीनें जिन्हें सीपैप कहते हैं वो भी उपलब्ध हैं। लेकिन वेंटिलेटर अभी हमारे एसएनसीयू में नहीं होता। ये वेंटिलेटर आपको एनआईसीयू जो कि मेडिकल कॉलेज में होता है उसमें दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन से बच्चे रखे जाते हैं ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। कोई भी बच्चा जो सीरियस है, जिसको सांस लेने में बहुत दिक्कत है, पैदा होते ही सांस नहीं आई और उसको हमने सांस दिलाई 1 मिनट से ज़्यादा, बच्चे की सांस 60 से 70 के बीच में ना चल के उससे भी ज़्यादा चल रही है, बच्चे को पी लिया इतना है कि उसको हो सकता है कि खून बदलवाना पड़ जाए, या बच्चा इतना 1800 ग्राम से कम का है या 34 हफ्ते से कम का है, इन बच्चों को भी हम एसएनसीयू में रखते हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है भारत सरकार की तरफ से कि बच्चा और माँ अलग नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक एमएनसीयू यानी मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जिसमें बच्चा भी वहीं रहेगा और माँ भी वहीं रहेगी। अभी तक क्या होता था, बच्चे हमारे वार्मर पर लेटे रहते थे और माँओं को हम अलग कमरा देते थे। अगर आप इस फोटोग्राफ में देखें
तो देखिए माँ भी लेटी है, माँ के बराबर में एक वार्मर रखा है। अगर बच्चे को सीरियस होता है तो वार्मर पर लिटा देंगे, और बच्चा सीरियस नहीं होता है तो माँ के सीने पे देके उसकी देखभाल कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें माँ बता सकती है कि उसके बच्चे को क्या बदलाव आ रहे हैं, और इसको देखा गया है, भारत सरकार की तरफ से इस पर काम भी हुआ है और कई अस्पतालों में इसको दिया भी जा रहा है। अब कुछ बच्चों में, नवजात शिशुओं में जन्मजात दोष होते हैं, उन दोष को हम जो है अगर पहचान लेते हैं तो इसको हम कहाँ रिफ़र करते हैं, इसको कहते हैं DEIC, यानी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये हर ज़िले में एक खुला होता है, जिसमें इन जो भी जिनको कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं उनको हम रिफ़र कर देते हैं। वहाँ पर उस बच्चों की आँखों की जाँच, कानों की जाँच, मुड़े हुए पैरों की जो है देखभाल, उनका इलाज, ये सब फ्री होता है। तो ये हर ज़िले में एक होता है और अभी इस पे काम चल रहा है। अभी धीरे धीरे इसको भी बढ़ावा मिल जाएगा। आपके भी ज़िले में एक DEIC होता है, जिसमें DEIC मैनेजर होता है जो कि CMO के अंडर में होता है। अब हम बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको आवश्यक नवजात शिशु देखभाल कैसे देते हैं, जिसको कहते हैं इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर में क्या होता है, सबसे पहले हम उन जहाँ पर बच्चा पैदा हो रहा है उस रूम का टेम्परेचर, यानी रूम का टेम्परेचर हमारा करीब 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये आप जो भी हमें देख रहे हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, आप नवजात शिशु को जहाँ पर भी रखें उस रूम का टेम्परेचर 26 के आसपास रखिए, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो। और साथ में उस रूम का टेम्परेचर जहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, टेम्परेचर कैसे बना के रखें, हम खिड़की दरवाजे बंद कर दें, AC हम 26 पे कर दें, और जो भी पंखे चल रहे हैं उसको बंद कर दें, नंबर 1। नंबर 2, जो वार्मर बच्चे को गर्म करने का उसको हम आधा घंटा पहले ऑन कर दें, जिससे बच्चे को पोंछने की जो कपड़े हैं वो एकदम से गर्म हो जाएं। अब बच्चा जब पैदा होता है तो हम बच्चे को गर्म कपड़े में लेके माँ के पेट पे रख देते हैं। माँ के पेट पे रख के हम वहीं पर बच्चे का देखते हैं सांस आ रही है कि नहीं आ रही। अगर बच्चा सांस ले रहा है, बच्चा रो रहा है, तब हम उसको आवश्यक नवजात शिशु देखभाल देते हैं और बच्चे को माँ के पेट पे रख के पोंछ देते हैं। साथ में उसकी नाल 1 से 3 मिनट बाद काटते हैं, और बच्चे की नाल काटने के बाद हम माँ के सीने पे बच्चे को दे देते हैं, ऊपर से एक कपड़ा ढक देते हैं और 1 घंटे तक माँ के सीने पे ही चिपटा रहने देते हैं, और वहीं पर माँ का दूध पिलाते हैं। और उसके 1 घंटे बाद हम बच्चे का वज़न करते हैं, बच्चे को विटामिन K लगाते हैं, बच्चे को कैप पहना देते हैं, बच्चे को आइडेंटिफिकेशन टैग लगा देते हैं। ये सब चीज़ें जो होती हैं इसको कहते हैं आवश्यक नवजात शिशु देखभाल। अगर यही बच्चा नहीं रोता है, मान लीजिए किसी वजह से, तब ये आवश्यक नवजात शिशु देखभाल की जगह हम उसको नियोनेटल रिससिटेशन, यानी उसको सांस दिलाने की प्रक्रिया अपनाते हैं, जो कि हम अगले उसमें बताएंगे। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, जब बच्चा पैदा हुआ तो सबसे पहले हमने उसका टाइम नोट करा, बच्चे को माँ के पेट पे लिटाला, बच्चे को वहीं पर पोंछा। अब बच्चा जब माँ का पोंछ दिया, जब हमने 1 घंटे बाद हमने देखा, अब हमें बच्चे का परीक्षण करना है कि उसमें कोई जन्मजात कोई दोष तो नहीं है। तो हम देखिए इस फोटोग्राफ में दिख रहा है, ऊपर से नीचे तक हम क्या देखते हैं। सबसे पहले हम सर देखते हैं, सर में छोटा है कि बड़ा है, नंबर 1। सर में एक गड्ढा होता है जिसे फॉन्टेनेल कहते हैं, वो फॉन्टेनेल कैसा है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो आंखें देखते हैं बच्चे की। आंखों में हम क्या देखते हैं, बच्चे की आंखें तिरछी हैं या बच्चे की आंखें सीधी हैं। उसके नीचे उतरते हैं तो नाक में उसकी दोनों छेद खुले हुए हैं या बंद हैं। फिर नीचे उतरिए तो देखिए उसका होंठ कटा हुआ है। अगर मुंह के अंदर झाँक के देखेंगे तो आपको तालू कटा हुआ है या सीधा वो दिख जाएगा। इसके नीचे उतरिए तो सीने में हम क्या देखते हैं, बच्चे की सांस कैसी चल रही है। नॉर्मल बच्चे की सांस जो नवजात शिशु होता है वो 1 मिनट में 40 से 60 बार होती है। ये देखना है कि कितनी देर तक वो सांस 1 मिनट में ले रहा है। दूसरा हमें देखना है कि बच्चे की पसली तो नहीं धस रही है। तीसरा देख रहा है बच्चा करहा तो नहीं रहा है। इसके बाद और नीचे उतरिए तो हमें बच्चे का पेट दिख जाएगा। पेट में हमें क्या देखना है, कहीं कोई फूला हुआ तो नहीं है। बच्चे का जो है, जो भी जहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अपनी जगह पर है कि नहीं है। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि पेट में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें एक जो होती है वो आर्टरी, एक वेन होती है, 2 आर्टरी होती हैं। ये हमें चेक कर लेना है। इसके बाद नीचे उतरते हैं तो बच्चों को हम जननांग देखते हैं। जननांग अगर पुरुष है तो पुरुष के जननांग में हमें देखना है कि उसके पेशाब की जो ओपनिंग है वो किधर को है। तीसरा, लड़का है कि लड़की है। इसके बाद जो अगर लड़का है तो फिर उसके जो उसके टेस्टिस होते हैं हम वो देखते हैं कि हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं जो लैट्रिन का रास्ता है वो बना है कि नहीं बना है। इसके बाद बच्चे को पलट के देखिए, कोई उसकी रीढ़ की हड्डी में फोड़ा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, ये फोटोग्राफ
हर लेबर रूम में लगा होना चाहिए और इस फोटोग्राफ में बच्चे के अंग के हिसाब से कौन सा दोष है वो आपको दिख जाएगा। खाली जो डिलीवरी कराया उसको इस फोटोग्राफ से देख के बताना है कि कहाँ पर उसका दोष है और ये आपको कहाँ नोट करवाना है, ये DIC यानी डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर में भेज देना है। अब कौन से बच्चे को आप कहेंगे कि खतरा है, डेंजर साइन किस किस को कहते हैं? जब भी नवजात शिशु दूध पीना छोड़ दे, सबसे बड़ा खतरा। दूसरा, एक नॉर्मल चीज में बताता हूं, नीला पीला ढीला सफेद। नीला पीला ढीला सफेद का मतलब क्या है? नीला का मतलब नीला हो गया, मुंह नाक सब नीला। पीला मतलब उसके हाथ पैर पीले दिख रहे हैं, नीला पीला। और आपको मैंने बताया सफेद, सफेद का मतलब खून की कमी हो गई। और ढीला यानी हाथ पैर नहीं चला रहा। ये सब डेंजर साइन है। इसके अलावा अगर दूध नहीं पी रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा है। बच्चे को झटके आ रहे हैं, कहीं से खून आ रहा है बच्चे के, या बच्चे को आपके उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा मवाद वाले दाने पड़ गए। ये सब चीज़ें जो हैं इसको खतरनाक लक्षण कहते हैं। और बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल 36.5 से 37.5 होता है। अगर बच्चे का टेम्परेचर 36.5 से कम है या 37.5 से ज़्यादा है, ये सब गंभीर लक्षण हैं, तुरंत इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब मैं बात करूँगा आपको, जब बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ, जिसको आपने माँ के स्तन से दूध पिला दिया, अब उसकी कुछ देखभाल हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि बच्चे का वज़न आपको मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे का वज़न शुरू में 2.5 किलो होना चाहिए। और जो नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं उनका वज़न शुरू के 2-3 दिन तक घटता है, फिर 2-3 दिन के बाद बढ़ता है और 1 हफ्ते में यानी 7 दिन में वो नॉर्मल उसी वज़न पे आ जाता है जिसमें वो पैदा हुआ है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा घट रहा है तो आपको देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है दूध नहीं पी रहा है। दूसरी बात, 1 हफ्ते के बाद वज़न कितना बढ़ना चाहिए? 20 से 30 ग्राम पर डे। तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि बच्चे का वज़न 1 महीने में 500 ग्राम बढ़ता है। दूसरी बात, जो बच्चे कम दिन या कम वज़न के पैदा होते हैं उनका वज़न और ज़्यादा घटता है, वो 1 हफ्ते तक घटता रहता है 10 से 15%। और उसके बाद दूसरे हफ्ते में वो नॉर्मल अपने उसी वज़न पे आ जाता है। अगर 2 हफ्ते बाद भी कम वज़न के बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई उसमें परेशानी है, या तो वो दूध नहीं पी पा रहा है, या कोई इन्फेक्शन है, या खून की कमी है, या कोई उसको और कोई डिफेक्ट है। तो इसको ज़रूर आप एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए कि वज़न क्यों नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे बच्चे माँ के आंचल से दूध नहीं पी पाते हैं और उन बच्चों को हमें दूध निकाल के पिलाना पड़ता है। इसके बाद हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे में नॉर्मल होती हैं। वो नॉर्मल चीज़ें क्या क्या हैं? अगर आप फोटोग्राफ में देखो तो इसमें इस बच्चे के दोनों स्तन बढ़े हुए हैं, जिसको हम कहते हैं मैस्टाइटिस नियोनेटरम। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये माँ के हार्मोन की वजह से होता है, ये अपने आप सही हो जाता है। तो दाइयाँ क्या करती हैं, इसको दबा के इसमें से दूध निकालती हैं, इसको खूब मसलती हैं, मसाज करती हैं और फोड़ा बन जाता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 1.5-2 महीने में ये अपने आप सही हो जाएगा। अब कुछ माँओं का कहना होता है कि जो अगर पुरुष बच्चा है, लड़का है, तो उसकी जो आगे पेशाब की नली के पास जो खाल होती है वो नहीं खुलती है, जिसको कहते हैं नॉन रिट्रैक्टाइल प्रीप्यूस। खोलने की कोशिश भी नहीं करनी है, वो अपने आप सही हो जाएगा जब बच्चा बड़ा होगा। अगर धार दूर गिर रही है और बहुत बारीक सी होती है, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी, आप इसमें फोटोग्राफ में देख रहे हैं, कुछ माएँ कहती हैं कि बच्चे की जीभ जुड़ी हुई है। कुछ नहीं करना है आपको, जीभ अपने आप सही हो जाएगी जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा। इसकी जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो अब थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, वो भी टा और डा में, लेकिन उसके लिए आपको जो स्पीच थेरेपी वाले हैं वो सही कर देते हैं, कटवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये देखिए अम्बिलिकल हर्निया, इसमें क्या होता है, नाभि उठी हुई होती है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, ये नाभि जो उठी हुई है, ये जब बच्चा 2.5-3 साल का होगा तो ये अपने आप पिचक जाएगी और नॉर्मल स्किन आ जाएगी। ये देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर पे लाल लाल दाने आ जाते हैं, तो माँ बड़ी परेशान हो जाती है, साहब इसके तो जने क्या चकत्ते निकल आए। ये इसको कहते हैं टॉक्सिक इरिथेमा नोनियोटरम, इसका दूसरा नाम भी है। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लगाने की, बस हम थोड़ा माँ को ये बताते हैं कि सूती कपड़ा पहनाओ बच्चे को और कोई चीज़ मत लगाओ, अपने आप 2-3 दिन में ये सही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि बच्चे के ये स्टॉक बाइट, मतलब लाल लाल उसके चकत्ते हैं, उसके गर्दन के पीछे होते हैं, भवों पे होते हैं, आँख पे होते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये अपने आप सही हो जाते हैं। और ये मतलब इसको कहते हैं कि खून की नसें हैं, ये अपने आप सही हो जाती है। अब कुछ बच्चों की माँ कहती है साहब इसकी आँख में देखो खून उतर आया, ये कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं, ये अपने आप सही हो जाता है। ये जब बच्चा माँ के पैदा होता है नॉर्मली तो उसको प्रेशर से ये ब्लड आ जाता है, इसमें कुछ नहीं करना। कुछ बच्चों में एब्स्टीन पर्ल का मतलब होता है मोती से जो उसका तालू होता है उस पर 2 छोटे छोटे मोती होते हैं,
ये दाने नहीं होते, ये अपने आप सही हो जाते हैं, इसमें कोई इलाज नहीं करना है। ये आपने देखा होगा बच्चे के पोर्ट वाइन स्टेन है, ये पूरा लाल लाल हो गया, इसको कुछ नहीं करना है। अगर ये बढ़ रहा है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास भेज सकते हैं, वरना कुछ नहीं करना है। अगली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बच्चे में जिसमें आप कहेंगे कि ये माँ परेशान हो जाती है, माँ बाप। जैसे बच्चा उल्टी कर देता है दूध पी के। देखिए बच्चा नॉर्मली दूध पीता तो थोड़ा थोड़ा फटाफटा दूध निकालता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले माँ को समझाना है कि सही से आंचल पे लगाए, और वो आंचल पे कैसे लगाएगा वो मैं आपको ब्रेस्ट फीडिंग वाले में बताऊंगा। दूसरा, आपका दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगा के डकार दिलाना है, इसका भी मैं फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा, डकार कैसे दिलाएं। तीसरी चीज़, बच्चा अगर उल्टी कर देता है तो उसके लिए डकार दिला के थोड़ा सा बाएं साइड की करवट पे लिटाल दें उसको, और सर ऊंचा रखें। और दूसरा, घबराएं ना इससे कि उल्टी थोड़ी थोड़ी कर देता है, लेकिन तब घबराएं जब बच्चा कुछ भी पीता है वो एकदम से दूर जाके उल्टी गिरती है, या उल्टी का रंग पीला हरा अगर इस तरीके का, तो ये घबराहट वाली बात है। इसमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। उस केस में बच्चे का हो सकता है कि आंतों में रुकावट हो, लेकिन नॉर्मली जो थोड़ा थोड़ा करता है उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है बच्चा लैट्रिन। देखिए नॉर्मली बच्चा 48 घंटे में जो है वो पेशाब करता है और 24 घंटे में लैट्रिन कर लेता है। अगर 24 घंटे से ज़्यादा लैट्रिन नहीं हुई है, एक बार लैट्रिन की रास्ता ज़रूर देख लीजिए। दूसरा, बच्चा एक दिन में जितनी बार दूध पिएगा उतने लैट्रिन करेगा, वो दस्त नहीं कहलाते हैं। दूसरा, कई कई दिन लैट्रिन नहीं करेगा, 5-6 दिन 6 दिन। अगर बच्चे का पेट सही है, पेट नहीं फूला हुआ है और लैट्रिन नहीं कर रहा है, घबराने की बात नहीं है, वो अपने आप करेगा। दूध पी के तुरंत लैट्रिन करता है, इसका मतलब गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होती है जो बच्चे में नवजात शिशु में बहुत स्ट्रांग होती है, ये अपने आप सही हो जाती है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। चौथे 5वें दिन लैट्रिन का कलर चेंज होता है, जो कि पहले काला होता है, फिर हरा होता है, फिर पीला होने लगता है, तो उसमें थोड़ा लैट्रिन बढ़ जाती है। तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि साहब इसको दस्त लग गए। देखिए जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसे दस्त नहीं लगते हैं, वो अपने आप सही हो जाता है। इसके बाद कुछ बच्चे, माँ कहती है साहब बहुत रोता है। देखिए बच्चा तभी रोता है जब उसको कोई परेशानी है या भूख लग रही है, तो इसका कारण आप जानिए। अगर बच्चे के पास बहुत ज़्यादा लोग आ गए, या गर्मी हो गई, या ठंड लग रही है उसको, या उसको कोई चीज़ चुभ रही है, या बच्चे के पेट में गैस बन रही, तब भी वो रोएगा। भूख से तो रोता ही है। हाँ, इसके आपने सब चीज़ें ख़त्म कर ली, उसके बाद भी रो रहा है, तब कुछ ना कुछ कारण है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं मैं कि बच्चा रात में रोता है, दिन में सोता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वह उसके माँ के पेट में झूलता रहता है दिन में, तो बच्चा सोता है, रात में वो उठ के बैठ जाता है। तो यही उसकी प्रक्रिया बच्चा पैदा होने के बाद जारी रखती है। तो रात में वो रोता है, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। रात में इसलिए भी रोता है कि रात में माँ दूध पिलाए, और जो माँ रात में दूध पिलाती है उसका दूध भी अच्छा बनता है। अब देखिए नैपी रैश, जो लोग डायपर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनके बच्चे में इस तरीके का लक्षण आ जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, डायपर कम से कम इस्तेमाल करिए। अगर कोई डायपर रैश क्रीम आती है वो लगा दीजिए, नहीं तो सिर्फ सिंपल सा नारियल का तेल लगा दीजिए, और ज़्यादा देर तक इसको बंद मत रखिए, ये अपने आप सूख के सही हो जाता है। कंगारू मदर केयर के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कंगारू मदर केयर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे को गर्म कैसे रखें। पहली बात तो आप ये देखिए, इस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि बच्चा ठंडा कैसे हो जाता है। देखिए 4 विधि हैं बच्चे के ठंडा होने की। सबसे पहले देखिए आप, इसमें जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है इसमें क्या क्या दिखा है। एक तो लिखा है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, रेडिएशन, और चौथा इवेपोरेशन। अब इसको कैसे बचाएं? देखिए इवेपोरेशन का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के पेट से जब निकलता है तो उसके चारों तरफ पानी होता है, उसको आप पोंछ दीजिए तो इवेपोरेशन से बच जाएगा। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, यानी जो हवाएं चल रही हैं तो आप पंखा एसी बंद कर दीजिए। तीसरा रेडिएशन, रेडिएशन का मतलब क्या हुआ कि बच्चे के आसपास कोई ठंडी चीज़ ना हो। और कंडक्शन मतलब बच्चे को गर्म टॉवल में लेना है, ये बच्चे का आप उसका हीट लॉस रोक सकते हैं। अब बच्चा ठंडा क्यों हो जाता है जल्दी? बच्चे का जो क्षेत्रफल होता है बड़ों के मुकाबले ज़्यादा होता है, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे की खाल बहुत बारीक होती है जिससे जल्दी हीट निकल जाती है। तीसरा, बच्चे का जो है ब्राउन फैट होता है, एक जो है भूरी वसा होती है जो बच्चे को गर्म रखती है, वो बच्चे में नहीं होती। जितना कम दिन का बच्चा होगा उतनी कम होगी। और बच्चा कपकपाता नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चा कपकपाता नहीं है बड़ों की तरह, इसलिए उसमें ज़्यादा ही हीट लॉस होता है। और जो बच्चा कम दिन का कम वजन का पैदा हो गया उसमें ज़्यादा ही हीट का लॉस होगा। अब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे ये 4 कारण को रोक सकते हैं। इवेपोरेशन को आपको मैंने बता दिया, बच्चे को गर्म कर पोंछ के। कंडक्शन को, बच्चे को आप किसी गर्म सरफेस पे ले लें।
आपको रेडिएशन का मतलब ये है कि बच्चे के आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जो ठंडी, जैसे अलमारी है या दीवार है, और कन्वेक्शन का मतलब हवाएं ना चलती हों। वार्म चेन का मतलब क्या होता है कि बच्चा पैदा होने से लेके माँ के पास तक करीब वो गर्म रहना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे डिलीवरी रूम का टेम्परेचर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 26 से 28 होना चाहिए। बच्चे को जब भी आप सांस दिलाएं वो गर्म तरीके से, मतलब वार्मर पर रख के दिलाएं। बच्चे को तुरंत पोंछ दें, उसके जैसी पैदा होता है। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग, मतलब बच्चा कितने कपड़े पहने, जितना माँ पहनी है उससे 2 या 3 लेयर ज़्यादा पहनाएं। बच्चे को जल्दी नहलाएं नहीं। बच्चे को कब नहलाएं, जब बच्चे की नाल गिर जाए, और जो कम दिन का कम वजन का बच्चा है वो जब तक 2.5 किलो का ना हो जाए। उसके बाद बच्चे को अगर आप भेज रहे हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, रेफ़र कर रहे हैं, तो बच्चे को हमेशा माँ या बाप के सीने पर लगा के भेजिए। और चौथा, जितने भी लोग इसको बच्चे की केयर करते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम बच्चे को गर्म कैसे रखें। अब कब कहते हैं बच्चा ठंडा हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर जैसा आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर थर्मामीटर में आप नापेंगे तो वो 97.7 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे कम हो रहा है बच्चा ठंडा हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है तो बच्चे को बुखार हो रहा है। अब बच्चे का बुखार कैसे देखते हैं, टेम्परेचर कैसे देखते हैं, ये फोटोग्राफ में आप देखिए। मैं अभी इसमें बच्चे पे भी बता देता हूँ। अगर ये बच्चा है, आपको हाथ से देखना है तो हमेशा उल्टी तरफ से देखिए। बच्चे को इधर से पेट देखिए, बच्चे के तलवे और हाथ देखिए। अगर ये पेट गर्म है, तलवे और हाथ भी उतने ही गर्म है, तो बच्चा नॉर्मल है। अगर पेट गर्म है और हाथ और पैर ठंडे हैं, इसका मतलब बच्चे को ठंड लग रही है। तीसरी चीज़, पेट भी ठंडा है, हाथ पैर भी ठंडा है, इसका मतलब बच्चा ठंडा हो गया। अगर ठंडा हो गया तो भैया ये एडमिट होगा और इसको वार्मर पर रखेंगे। और अगर खाली पेट गर्म हो, हाथ पैर ठंडे तो इसको खूब अच्छे से ढक दीजिए। बच्चे को मोजे पहना दीजिए, ऊपर से बच्चे को सीने पे चिपटा दीजिए, कंबल लगा दीजिए, रूम का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, हीटर वीटर जो भी आपके घर में वो चलाइए, और बच्चे को बार बार दूध पिलाइए, बच्चा गर्म हो जाएगा। तो ये आपका टेम्परेचर। अब बच्चे को कैसे पता चलेगा ठंड लग रही है? जैसा मैंने बताया, बच्चे को ठंड लगती है तब बच्चा बीमारी की तरह प्रेजेंट करता है। कैसे? क्लिनिकल उसके साइन क्या होते हैं, क्लिनिकल साइन और सिम्टम्स, मतलब कैसे पता चलेगा बच्चे को ठंड लग रही है। जैसे मैंने बताया, पहले छू के पता चलेगा, नहीं तो बच्चा क्या हो जाएगा, या तो बिल्कुल ढीला हो जाएगा, जिसे कहते हैं लिथार्जिक। दूसरा, इरिटेबल, मतलब बहुत ज़्यादा वो चिड़चिड़ा होगा। तीसरा, बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा, दूध नहीं पिएगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। और एक चीज़ और होती है DIC, मतलब उसको जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगेगी। स्क्लेरेमिया का मतलब होता है स्किन और बच्चे की हड्डी एक ही जैसा फील होगी, और बच्चे का हो सकता है कि दिल की धड़कन भी हल्के हल्के हो। तो ये सब साइन और सिम्टम्स होते हैं, ये ठंड में भी पता चलते हैं और दूसरी बीमारियों में भी होते हैं। कहाँ कहाँ ठंडा हो सकता है बच्चा जब पैदा होता है तब हो सकता है, बच्चे को जब हम कपड़े चेंज कर रहे हैं तब हो सकता है, बच्चे को जब हम भेज रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब हो सकता है। और बच्चे को अगर आपने वार्मर पर रखा और आपकी वो मशीन काम नहीं कर रही है तब भी बच्चा ठंडा हो जाएगा। आपको लग रहा है कि हमने हीटर दे दिया, हीटर तो चल ही नहीं रहा है, खाली उसमें रोशनी दिख रही है, तब भी बच्चा ठंडा हो जाएगा। या बच्चा गीला है, गीला आपने कपड़े नहीं बदले, बच्चा ठंडा हो गया, यहाँ ठंडा होता है। अब एक कंगारू मदर केयर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मदद करती है कंगारू मदर केयर। देखिए, इसमें जितने भी कम दिन के कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं उनको देना क्या है, ये आप समझिए बच्चे की माँ की गाउन है, आगे से उसका सीना खुला होता है, बच्चे में कुछ नहीं कपड़े पहनाना है, हो सकता है तो एक झबला पहना दीजिए। बच्चे को माँ के सीने पे इस तरीके से देना है कि बच्चा माँ को देखता रहे, माँ बच्चे को देखती रहे, और बच्चे को इस तरीके से रखना है जैसे मेंढक की तरह। और बच्चे क्या क्या पहने रहेगा, एक तो उसका नैपी पहना रहेगा, मोजे पहना रहेगा, कैप पहना रहेगा, ऊपर से आपको क्या करना है, गाउन ढक देना है। और अगर एक कुर्सी मिलती है तो उस पर आराम से बैठ जाएं, या अगर बेड है तो 45 डिग्री पे टेक लगा के बैठ जाएं। कौन दे सकता है? घर का कोई भी मेंबर जो साफ सुथरा हो, बच्चे के पिता, बच्चे की दादी, बच्चे का दादा, कोई भी। और कब तक दें? जब तक बच्चा 2.5 किलो का ना हो जाए। कितनी देर तक दें? कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा। नंबर 1। नंबर 2, कौन दे सकता है? जिसको भी बीमारी ना हो वो दे सकता है। अब आप इससे फ़ायदे क्या हैं ये भी बता दूं। एक तो टेम्परेचर मेंटेन होता है बच्चे का, दूसरा माँ का दूध जब चाय पी लेता है, तीसरा बच्चे को बीमारी नहीं लगती, बच्चे और माँ की एक लगाव बढ़ता है। और ये देखा गया है कि जब बच्चे को कंगारू मदर केयर देते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ बहुत अच्छी बढ़ती हैं। कौन कौन सी? देखिए, आप देखिए, ये बच्चा मेरे सीने से लगा तो मेरी धड़कन सुन रहा है, तो बच्चे की सुनने की शक्ति बड़ी अच्छी होगी। मुझे देख रहा है बच्चा, देखने की शक्ति अच्छी होगी। बच्चा मुझे सूंघ रहा है, सूंघने की शक्ति अच्छी होगी। मेरा दूध पी रहा है तो बच्चे का जो स्वाद का सेंसेशन है वो बड़ा अच्छा होगा। दूसरा, बच्चा पूरे शरीर को मेरे टच किया हुआ है तो इसका टच सेंसेशन बहुत अच्छा होता है। और ये बच्चे जो माँ के पेट में रहना चाहिए थे, दुनिया में जल्दी आ गए, माँ के सीने पे वैसे ही पलते हैं और बहुत अच्छा इनका विकास होता है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं
कि कौन बच्चे को क्या क्या पहनाना है, और ड्यूरेशन मैंने आपको बता दिया कि 1 घंटा, और ज़्यादा अलग अलग होता है। शॉर्ट KMC 4 घंटा, एक्सटेंडेड 4 से 8 घंटा, प्रोलॉन्ग मतलब देर तक देना है तो इसको 12 घंटा, और जो है कंटिन्यूअस का मतलब होता है 12 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे तक। और कब तक देना, जब तक बच्चा 2.5 किलो का ना हो जाए या खुद से हाथ पैर ना मारने लगे। आप देखिए बच्चा माँ के पास कितना माँ भी मुस्कुरा रही है, बच्चा भी मुस्कुरा रहा है, और मेंढक की तरह बच्चा माँ के सीने पे दिया है। टेम्परेचर नापने का तरीका मैं बता देता हूँ आपको कैसे देखना है। देखिए टेम्परेचर नापने के लिए आपको बच्चे का जो बगल है उसमें आपको थर्मामीटर खड़ा करके रखना है, थर्मामीटर खड़ा करके रखना है और बगल पिचका के रखना है। जैसे मान लीजिए ये एक थर्मामीटर है, मान लीजिए ये थर्मामीटर, तो थर्मामीटर को खड़ा करके रखना है, ऐसे नहीं रखना है, खड़ा करके रखिए, और डिजिटल थर्मामीटर। और उसके बाद जब बच्चे उसमें बीप बीप की आवाज़ आ जाए, टेम्परेचर देखिए, अगर 100 से ऊपर है या 99.5 से ऊपर है तो वो टेम्परेचर है, या 37.5 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड है। अब टेम्परेचर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चे को होता क्यों है टेम्परेचर। देखिए माँ बाप क्या करते हैं, ज़्यादा ढक देते हैं अपने आप, तो 1-2 कपड़ा पहने होते हैं, बच्चा 5-6 लेयर कपड़े पहने होता है। तो सबसे पहले कपड़े कम करिए, बच्चे को माँ का दूध पिलवाइए, उस वातावरण में रखिए जहाँ हवा आती हो, और साथ में बच्चे को आप ये देखिए कि बीमारी के लक्षण तो कोई नहीं है। जो बीमारी की वजह से बच्चा ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा, वो बच्चा सुस्त होगा, दूध नहीं पी पा रहा होगा, बच्चे में मूवमेंट भी कम होंगे, तो ये बच्चा बीमारी के लक्षण है, इसको भर्ती कराना पड़ेगा। अदरवाइज बच्चा बहुत तेज़ी से रो रहा है, खूब इरिटेबल है, वो दूध नहीं पी पा रहा है क्योंकि माँ दे ही नहीं रही है, तो ऐसे में आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए, दूध पिलाइए, बच्चा सही हो जाएगा। हाँ, ये बात भी ध्यान रखिए, अगर टेम्परेचर 39 से ज़्यादा आता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड से, तब पहले बच्चे को सादे पानी से पोंछना पड़ेगा आपको, जिसको कहते हैं टैपिड वाटर स्पंजिंग। ये ध्यान रखिए, कोल्ड वाटर स्पंजिंग नहीं करनी है आपको। टैपिड वाटर स्पंजिंग में मतलब सादा पानी, कितना पानी सादा, उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पूरे शरीर को पोंछना है, खाली पट्टी नहीं रखनी है, और पोंछने के बाद माँ का दूध पिलाना है और बच्चे को नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है, जब तक के टेम्परेचर इतना पोंछिए जब तक वो 38 से नीचे ना आ जाए। पैरासीटामोल ड्रॉप का कोई रोल नहीं है इसमें, ये बात का ध्यान रखिए। बड़े बच्चों में है लेकिन नवजात शिशुओं में नहीं है। अगर बच्चा बीमार है तो एंटीबायोटिक चलेगी, और अगर बच्चा बीमार नहीं है तो खुला छोड़ दीजिए, अपने आप टेम्परेचर सही हो जाएगा। अभी आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं एक कटोरी सी बनी हुई, जैसे पैलेडाई कहते हैं। देखिए मेरे हाथ में भी ये है। अब इसमें क्या है, जो कम दिन के कम वजन के बच्चे होते हैं, मोटा मोटा समझ लीजिए, जो बच्चा 1800 ग्राम से कम का होता है, वो माँ के आंचल से दूध नहीं पी पाता, उस केस में हम इसको पैलेडाई से दूध पिलाते हैं। दूध भर के इसमें माँ के बच्चे के पास रख लेते हैं, बच्चा अपने आप उसको चूसता है, तो ये पैलेडाई होती है। दूसरा, अगर बच्चा जो है सांस लेने में दिक्कत है, और बच्चे को हमने सांस लेने में दिक्कत, जो नवजात शिशु होते हैं कम दिन के, उनको सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है कि बच्चे के फेफड़े पूरे मजबूत नहीं होते हैं। तो मैं जो देख रहे हैं उन सबको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा बच्चा पैदा हो तो माँ को ज़रूर जो डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन है, जो सुबह शाम 2 दिन लगते हैं, वो ज़रूर लगवा दीजिए, उससे बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। और भी चीज़ें उससे फ़ायदा होता है, लेकिन फिलहाल फेफड़ों में से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ। दूसरा, ऐसे बच्चे को सर्फेक्टेंट की कमी होती है, एक पदार्थ होता है जो फेफड़े को खुला रखता है, और ऐसे ही बच्चे को CPAP की ज़रूरत होती है, जो कि मशीनें अब दी जा रही हैं, हर SNCU में इसकी सुविधा है। ऐसे बच्चे जो कम दिन के होते हैं उनको शुगर की कमी जल्दी हो जाती है, उनको एनीमिया जल्दी हो जाता है, उनको सांस रोक जाते हैं। इन सब का ध्यान रखने के लिए सबसे अच्छी विधि हमारी कंगारू मदर केयर है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये सभी जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, जो भी बच्चा 2 किलो से कम का पैदा हो, उसकी आँखों की जांच ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि बच्चे अंधे हो सकते हैं। एक बीमारी होती है ROP, यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। कब करवाना है, जब जैसे ही बच्चा 1 महीने का होता है, आप इसको जहाँ पर भी ROP की जांच होती है मेडिकल कॉलेज में आप भेज दीजिए, जिससे टाइम से उसका इलाज हो जाए और बच्चा बड़ा होकर अंधा ना हो। दूध कितना पीना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए इसमें मैंने एक चार्ट दिखा रहे हैं आपको हम, कि बच्चे का अगर माँ का दूध निकाल के पिलाना है, अगर बच्चा 1500 ग्राम से ज़्यादा का या 1500 ग्राम का, तो प्रतिदिन उसको कितना देना है, 60 ml पर kg पर डे। अगले दिन 15-15 जोड़ते जाइए। अगर बच्चा 1500 ग्राम से कम का है तो पहले दिन उसको 80 ml पर kg से देना है, और ये आपका बच्चा 7वें दिन 150 ml पर kg पे आ जाएगा। उसके बाद जब तक वो नवजात है उसको 150 ml पर kg या ज़्यादा से ज़्यादा 200 ml पर kg भी दिया जा सकता है। फीडिंग क्या करना है बच्चे में, देखिए कुछ बच्चे माँ के आंचल से दूध नहीं पी पाते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग। क्या करना है, माँ से कहिए अपने आंचल से दूध निकाल दे, और उसके बाद
जो आंचल में कुछ नहीं बचता है, अब बच्चे को चूसने दें। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे की दूध पीने की क्षमता बढ़ती है, दूसरा बच्चे की माँ के अंदर दूध बनना अच्छा हो जाता है। गवाच फीडिंग का मतलब होता है कि जो नली डाल के हम दूध पिलाते हैं, वो हम जब बच्चा नहीं पी पाता है कटोरी चम्मच से, तब पेट के अंदर नली डालते हैं, उस नली से हम दूध पिलाते हैं, जिससे गवाच फीडिंग करते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चा सही से आपका बढ़ रहा है, दूध पी रहा है? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चा शुरू में वजन घटाता है, ठीक है, 10% तक घटाएगा, और जो प्री टर्म होगा वो 15% तक घटाएगा, और प्री टर्म का बच्चा 14 दिन के बाद वापस आ जाता है, और 14 दिन के बाद उसका वजन पर डे 15 से 20 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो ये अगर हो रहा है तो कुछ नहीं करना, बच्चा दूध पीने के बाद आराम से सोता है, बच्चा जो है आपका कोई तकलीफ नहीं होती है, बच्चा दुबला नहीं हो रहा है, वेट नहीं मतलब घट रहा है, कुछ नहीं कर रही है आप, बच्चा लैट्रिन बाथरूम करता है, पेशाब 6 बार करता है, लैट्रिन करता है, कोई परेशान मत होइए, माँ के आंचल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कुछ नहीं करना है। दूसरा, आपको बच्चे को कुछ, हमें छोटे बच्चे को जो कम दिन के होते हैं उसमें कुछ सप्लीमेंट भी देने होते हैं। क्या सप्लीमेंट है? जैसे मैंने बताया, हर बच्चे को पैदा होने के बाद विटामिन के लगाना होता है। अब विटामिन के हर बच्चे को लगाना है, चाहे वो कम दिन का हो, कम वजन का हो। कितना लगाना है? 1 मिलीग्राम 1 किलो से बड़े बच्चे को, और 0.5 मिलीग्राम 1 किलो से छोटे बच्चे को। और कहाँ लगाना होता है? हमेशा बच्चे के थाई पे, मतलब थाई पे यहाँ लगाना है। कभी भी बच्चे के हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं कूल्हे पे, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा थाई पे, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, इंट्रामस्कुलर। और 1 ml की सिरिंज से दे दीजिए, 26 गैज की नीडल होती है। विटामिन के हर बच्चे को देना है, आइडियली 3 दिन के अंदर दे देना चाहिए, नहीं तो उसके बाद बच्चे को अगर नहीं दिया तो जगह जगह से ब्लीडिंग होने लगेगी और बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और कौन सा विटामिन K1 जो फाइटोमेनेंडियन होता है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट होता है इसका। और इसको हम बच्चे को, आपके यहाँ जो भी सप्लाई होती है उसमें देख लीजिए कि 1 मिलीग्राम का आ रहा है 1 ml में, या 0.5 ml में 1 मिलीग्राम आ रहा है, उसके हिसाब से आपको हर बच्चे को देना है। दूसरा, विटामिन डी। विटामिन डी तो आप ये समझ लीजिए, जो भी बच्चे की माँ होती है उसमें विटामिन डी की कमी होती है, तो हमें हर बच्चे में विटामिन डी 1 साल तक देना है। कब से देना है? जब बच्चा फुल फीड यानी 100 ml पर केजी से दूध पीने लगे, तीसरे चौथे दिन से पीने लगता है, आप तब से विटामिन डी उसको रोज दीजिए। कितना दे, कब तक देना? 1 साल तक। 1 साल तक 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। और अगर बच्चा 1500 ग्राम से कम का होता है तो उसको 1000 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं। इसके बाद मल्टीविटामिन हर बच्चे को नहीं देना है। कौन से बच्चे को देना है मल्टीविटामिन? जो 1500 ग्राम से कम के हों। कब तक देना है? जब तक वो 2.5 किलो के ना हो जाए, बस। कैल्शियम भी देते हैं हम बच्चे को, कैल्शियम 1500 ग्राम से कम के बच्चे को देते हैं। कब तक देना है? जब तक वो 40 हफ्ते या 2.5 किलो का ना हो जाए। अब देखिए, जब नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के हम आधे घंटे से लेके 1 घंटे के अंदर उसको माँ के ब्रेस्ट पे लगाते हैं, यानी उसके स्तन पे, और हर बच्चे का अधिकार है कि उसका दूध पिए। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं। एक तो वो नॉर्मल सांस ले, दूसरा दूध पिए, तीसरा बीमारी से बचाए रखें, ठीक है, और चौथा उसको टेम्परेचर मेंटेन रखें। ये उसके अधिकार हैं जो हर वर्कर को, हर जो भी बच्चे की डिलीवरी करा उसको देने के ज़रूरी है। तो हमने आपको बता दिया कि रूम टेम्परेचर कैसे रखें, सफाई कैसे रखें, मतलब हाथ धो के, जब हर काम हाथ धो के करें। और जैसा WHO की गाइडलाइन भी है कि 6 क्लीन। 6 क्लीन में क्या क्या होता है? एक तो हाथ साफ़ होना चाहिए, दूसरा जहाँ डिलीवरी करा रहे हैं वो सरफेस साफ़ होनी चाहिए, तीसरा जिसमें बच्चे को ले रहे हैं वो साफ़ होना चाहिए, चौथा उसकी पेरिनियम जहाँ से बच्चा पैदा होगा वो साफ़ होना चाहिए, बच्चे की नाभि जहाँ जो कटेगी उसका साफ ब्लेड या कैंची होनी चाहिए, और बच्चे की नाल पे जो धागा बांधेगा वो साफ़ होना चाहिए, और नाल पे कुछ नहीं लगाना चाहिए, इसका मतलब नाल साफ़। ये 6 क्लीन WHO के हैं जो बच्चे को बीमारी नहीं देते। तीसरी चीज़, बच्चे का अधिकार है दूध पीना। अब दूध पीने में मैं बताने जा रहा हूँ ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, बच्चे को फ़ायदे दुनिया भर जानती है, लेकिन माँ को क्या फ़ायदा होता है ये मैं बताने जा रहा हूँ। जो माएँ बच्चे को दूध पिलाती हैं उनका वज़न नॉर्मल हो जाता है, जो मोटापा बढ़ा था वो नॉर्मल हो जाएंगी, नंबर 1। नंबर 2, माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर नहीं होता है। चौथा, बच्चे जो माँ है उसको जल्दी दूसरा बच्चा नहीं ठहरता, जिसको कहते हैं लैक्टेशन एमेनोरेया मेथड, लैम, उसमें जल्दी बच्चा नहीं ठहरता। माँ में ऐसे हार्मोन बनते हैं जो माँ खुश रहती है। उसके अलावा माँ को ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस बीमारियों में काफ़ी गिरावट देखी गई है। तो आप देखिए माँ को कितने फ़ायदे हैं, बच्चे को सब जानते हैं। देखिए बच्चे को क्या फ़ायदे होते हैं, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन बच्चे को सिर्फ माँ का दूध है। माँ के दूध में आप सोचिए वो चीज़ें होती हैं जो किसी दूध में नहीं है। एंटीबॉडीज़ यानी कि जो जीवित कोशिकाएं हैं वो बच्चे की माँ के दूध में है।
और वो कहाँ से मिलेंगी? जब माँ दूध पिलाएगी। इसीलिए कहते हैं माँ का पहला दूध बच्चे का पहला वैक्सीन है। आप दीजिए, बच्चा हर बीमारी से बचा रहेगा। और क्या फायदे हैं? आप देखिए, पहला इम्यूनाइजेशन हो गया, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसको लैट्रिन बहुत अच्छे से होता है, उसको कब्ज कभी नहीं रहता। जब पेट साफ होगा तो बच्चे को पीलिया भी नहीं होगा। इसके अलावा बच्चा और माँ की बॉन्डिंग बढ़ती है। इसके अलावा बच्चे में और क्या लक्षण होते हैं? उसका दिमाग, आप कभी गूगल पे सर्च करिएगा, उसका IQ, जो बच्चे का IQ है वो 6 से 8 पॉइंट बढ़ जाता है। आप सोचिए, जब बच्चा क्लास में जाएगा तो उसकी टीचर कहेगी साहब इसके तो बड़ा अच्छा समझ में आता, ये वही बच्चा है जिसने माँ का दूध पिया है। तो ये माँ के फायदे। अब मैंने बेनिफिट टू मदर बता दिए। मदर में एक बेनिफिट और है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ को ब्लीडिंग हो रही होती है, और माँ को ब्लीडिंग कैसे रुकेगी? जब बच्चा माँ के आंचल से दूध पीता है तो एक हार्मोन बनता है ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? बच्चे की माँ की बच्चेदानी को सिकुड़ता है। जब बच्चेदानी सिकुड़ेगी तो ब्लीडिंग भी रुकेगी और बच्चे की माँ को जो खून की कमी है वो भी कम हो जाएगी। अब बच्चे के जो दूध पिलाने में 2 हार्मोन काम करते हैं, एक ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का हार्मोन कहाँ बनता है? दिमाग में बनता है। दिमाग में क्या, एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसमें बनता है ऑक्सीटोसिन, दूध निकालता है। दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब बनता है? जब बच्चा माँ का दूध पीता है, जब आंचल को चूसता है, माँ प्यार से बच्चे को देखती है, बच्चे को सहलाती है, ये सब चीज़ें आपको, और माँ कंफर्टेबल हो, माँ के दिमाग में ये हो कि मेरे दूध आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, दूध अच्छा बनेगा। दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन भी कब बनता है? रात में बनता है। रात में किस टाइम बनता है? जब बच्चा माँ आराम कंफर्टेबल होते हैं। तो दूध बनाने वाला हार्मोन जो होता है वो रात में प्रोलैक्टिन बनता है। अब बच्चे को माँ के आंचल से चिपटाने के लिए क्या करना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। जब बच्चा माँ के आंचल को दूध पीता है, पहले तो बच्चे को लेना कैसे है? तो 4 सा, इसमें क्या क्या है? पहला है बच्चे को सहारा देना। तो देखिए, जैसे ये बच्चे की माँ का आंचल है तो ये बच्चे को मैंने सहारा दिया। दूसरा क्या? सीधा में कान, कंधा, कूल्हा एक सीध में होना चाहिए। तीसरा, शरीर से टच। तो पहला सा से सहारा, सीधा, सामने संपर्क। ये आपने 4 चीज़ें देख ली। अब बच्चा जब माँ के ब्रेस्ट से दूध पिएगा तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या क्या 4 चीज़ें देखनी है। सी से चिन, ब्रेस्ट से लगी हो। ए से एरियोला, मतलब जो काला भाग है एरियोला, ये बच्चे के मुंह में होना चाहिए पूरा, और लोअर लिप बाहर को ऐसे, और माउथ बड़ा सा खुला, तब बच्चा दूध अच्छे से पिएगा। अब कुछ माँओं में दूध पिलाने में तकलीफ होती है। क्या होती है? सबसे पहले आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि उनके निपिल नहीं बने हैं। इसको कैसे बनाएंगे? आप देखिए, सिरिंज को हमने काटा है, आगे से काट के उसका जो पीछे वाला भाग है उसको हमने आगे उसका प्लंजर डाल दिया और माँ के ब्रेस्ट पे लगा के माँ से खुद कहिए कि उसको खींचे। जब निपिल बन जाए बच्चे के मुंह में दे दे, बच्चा दूध पीने दे। अब कुछ माएँ कहती हैं मेरा जो स्तन है वो भारी हो गया, क्योंकि उसमें से दूध नहीं निकाल पा रही है वो, क्योंकि बच्चा दूध पी नहीं पा रहा है तो उसका भारीपन हो जाएगा, तकलीफ होगी। उसका क्या इलाज है? सबसे पहले माँ से कहिए कि गर्म कपड़ा ले या गर्म पानी में कपड़ा भिगोए, सिकाई करे और आंचल को अपने हाथ से दूध निकाल दे। अपने हाथ से दूध निकालने का तरीका ये होता है कि ये अपना उंगली अंगूठा रखे और पीछे को दबा के वहीं निकाल दे कटोरी में। ठीक है, ये जैसे कटोरी है, इसमें जो है दूध इस तरीके से आप जो है बच्चे को ये कटोरी में दूध निकालना है। तो ये आप देखिए, इसको ऐसे करके यहीं पर पिचका के निकाल दे। जब दूध निकल आए, अब आंचल थोड़ा मुलायम हो गया तो सब तरफ से मसाज करके इसके बाद इसको सिकाई करके और इसको अब बच्चे को देंगे तो बच्चा दूध अच्छे से पिएगा। तो ये आपका इंगॉर्जमेंट का है। तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था कि इसमें बच्चे को दूध पिलाने में हम क्या क्या बातों का ध्यान रखें, कैसे पिलाएं, और माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे उत्तम आहार है, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है। अब आगे बच्चों के ट्राइएज व डायरिया का पहचान व उसका इलाज कैसे करें, इसके बारे में मेरे साथी डॉक्टर ब्रजेश कुमार आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार हूँ और वर्तमान में लोक बंधु हॉस्पिटल लखनऊ में कार्यरत हूँ, सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। मैं आप लोग से बात करूँगा रिगार्डिंग ट्राइजिंग ऑफ सिक न्यूबॉर्न। ट्राइजिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि बच्चों को जहाँ हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करें 3 कैटेगरीज में। एक तो इमरजेंसी में, और जो बच्चे जिनमें प्रायोरिटी साइंस हैं, और जो नॉन अर्जेंट केसेस हैं। पर्पज इसका ये होता है, कभी कभी ओपीडी बेसिस पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है, उसमें पता 8वें 10वें नंबर पर जो बच्चा मदर खड़ी बच्चे को लेकर के, उसका बच्चा बहुत सिक है और उसमें कोई इमरजेंसी साइन है।
भीड़ की वजह से आप रूटीन वाले पेशेंट देखते रह गए, उसमें एक सिक वाला बच्चा अचानक डिटोरिएट कर गया। तो बेसिकली हमें सॉर्टिंग कैसे करनी है इमरजेंसी केसेस में और प्रायोरिटी केसेस में और नॉन अर्जेंट केसेस में, इसमें हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे। तो बेसिकली जिन बच्चों में हमें कोई इमरजेंसी साइंस मिलेगा, उन बच्चों को हमें इमीडिएटली उस इमरजेंसी साइन को ट्रीट करना विदाउट एनी फर्दर असेसमेंट। इमरजेंसी साइंस क्या क्या होते हैं हम आपको बताएंगे बाद में। दूसरा, अगर कोई बच्चे में इमरजेंसी साइन नहीं मिल रहा है तो उसमें हमें देखना है कि प्रायोरिटी साइन तो कोई नहीं है। प्रायोरिटी साइंस क्या क्या होता है, वी विल एन्यूमरेट लेटर, ठीक है। अगर प्रायोरिटी साइंस है तो प्रायोरिटी साइंस को पहले हमें रैपिड उनका असेसमेंट करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना है। अगर किसी उस बच्चे में कोई ना तो कोई इमरजेंसी साइन मिल रहा है ना कोई प्रायोरिटी साइन है, तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा नॉन अर्जेंट केस है। इस बच्चे को हमें ओपीडी बेसिस पे आफ्टर फुल असेसमेंट ओपीडी बेसिस पे यहाँ पर एडमिट करके उसको ट्रीट करना है। इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि इमरजेंसी साइंस को कैसे हम मैनेज करेंगे। तो पहले हम देखेंगे, फर्स्ट लाइन में आप देख पा रहे हैं कि इमरजेंसी साइंस लिखे हुए हैं। इनको बेसिकली हम TABC-CD करके इनको क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट, टेम्परेचर से रिलेटेड इमरजेंसीज हैं। टेम्परेचर से रिलेटेड इमरजेंसी वो है जो जिसमें सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया हो। सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया का मतलब बच्चे का आपने टेम्परेचर नापा और उसका टेम्परेचर 35.5 से कम टेम्परेचर है, या फिर थर्मामीटर से बिना देखे अगर आप देख रहे हैं तो बच्चे को बैक ऑफ हैंड से आप देखेंगे, उसका ट्रंक को टच कर देखेंगे और उसके पैरों को टच करके देखेंगे। और आपने देखा उसका ट्रंक और मतलब पेट और एब्डोमेन दोनों ठंड और पैर दोनों हिस्से ठंडे हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे को एक सीवियर या सिग्निफिकेंट हाइपोथर्मिया हो गया। उस बच्चे को तुरंत उसको एडमिट करके उसको ट्रीट करने की ज़रूरत है। ट्रीट करने के लिए बच्चे को इमीडिएटली, अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो तुरंत रेडिएंट वार्मर पे लेके जाएं, उसको रिवार्म करें, या फिर रेडिएंट वार्मर की सुविधा नहीं है तो बच्चे को तुरंत ही माँ की स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट कराएं और बच्चे और माँ को अच्छे से कवर कर दें। इन बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चों का ब्लड शुगर लेवल ज़रूर देख लें। अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो तुरंत ही फीड कराएं। अगर 45 से कम है और बच्चा सिक आपको लग रहा है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पर हम साइंस देखेंगे एयरवे और ब्रीदिंग से रिलेटेड। एयरवे और ब्रीदिंग का असेसमेंट यूजुअली हमेशा हम लोग साथ साथ करते हैं। इससे रिलेटेड इमरजेंसीज क्या क्या होती है, इमरजेंसी क्या होते हैं, बच्चा हमारा सांस नहीं ले रहा है, एपनिया में है या गैस्प कर रहा है। गैस्पिंग इज इक्विवेलेंट टू एपनिया, उसको एपनिया की तरह ही ट्रीट करना है तो उस बच्चे को तुरंत ही हमें रिससिटेट करना होगा अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। दूसरा, अगर बच्चे में सेंट्रल साइनोसिस है, बच्चे के ओंठ या जीभ उसका नीले पड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक इमरजेंसी साइन है। उस इमरजेंसी को तुरंत इस बच्चे को ऑक्सीनेट करने की ज़रूरत है विदाउट एनी फर्दर असेसमेंट कि वो उसका कॉज क्या है वो बाद में सर्च कर लेंगे, लेकिन हाइपोक्सीमिया को हमें तुरंत ट्रीट करना होगा। तीसरा है सीवियर चेस्ट सिंड्रोम या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चों को कब कहते हैं, जब बच्चे की कट ऑफ एज के अकॉर्डिंग उसका रेस्पिरेट ज़्यादा हो, स्पेशली बच्चे का रेस्पिरेटरी 70 या उससे ज़्यादा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे बच्चा हमारा न्यूबॉर्न हो या इन्फेंट हो या 1 साल से ऊपर का बच्चा, 70 से ज़्यादा रेट है तो ये सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का एक इम्पॉर्टेंट साइन है। यह बच्चे को सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग हो रही है। सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग का मतलब ये है बच्चा जब सांस अंदर ले रहा है तो उसका सीरम बाहर जाने के बजाय अंदर की तरफ धस रहा है, खासतौर पर नाक की सिर्फ नीचे वाला हिस्सा, सीने का ऊपर भी हिस्सा भी अंदर की तरफ धस रहा है, तो ये सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग का साइन है। इसके अलावा सीवियर चेस्ट इंड्रॉइंग हम कब कहते हैं, बच्चे को सांस लेते समय कोई आवाज़ आ रही, ग्रंट कर रहा है बच्चा, कराह रहा है, सामान्य भाषा में हम कहते हैं, या बच्चे का में हेड नोडिंग, बच्चा हर बार सांस लेने के साथ अपना सिर ऊपर नीचे की तरफ कर रहा है, बच्चे की नेजर फ्लेयरिंग हो रही है, बच्चे की एसेसरी मसल्स है, गले की मसल्स हैं प्रोमिनेंट हो जा रही हैं, वो वर्क कर रही हैं, या बच्चे को एपने के स्पेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे साइंस होते हैं सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। तो हमारे एयरवे ब्रीदिंग से रिलेटेड जो साइंस हो गए हैं वो हैं बच्चा का एपनिया, गैस्पिंग या साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इन बच्चों को ये सारे साइंस होते हैं बेसिकली दीज आर साइंस ऑफ अर्ली रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इन बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करने के बाद तुरंत ही
एनआरपी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बच्चा एपनिया या गैस्पिंग में है तो रेसिस्टेट करना है। अगर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तुरंत बच्चों को ऑक्सीजनेट करना है अप्रोप्रिएटली, जिससे बच्चे का जो हमारा जो टारगेट होता है बच्चे का SpO2 मेंटेन करने का, इट शुड बी मोर देन 90 और बिटवीन आइडियली फॉर द न्यू बॉर्न 90 to 94। नेक्स्ट इमरजेंसी होती है हमारी सर्कुलेशन से रिलेटेड। सर्कुलेटरी स्टेटस के बारे में हमें देखना है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो साइन होते हैं वो होते हैं कैपिलरी रिफिलिंग टाइम। बच्चे के किसी फ्लैट पार्ट पे, जैसे कि न्यू बॉर्न की बात करें तो स्टर्नम का जो मिड पार्ट होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट साइट होती है, वहाँ पर 5 सेकंड के लिए अपने फिंगर से प्रेशर देंगे, जैसे बोलेंगे दबाने के बाद। जैसे इस बच्चे को आप देख सकते हैं, इस बच्चे के ये वाला हिस्सा स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम के मिडिल पार्ट पे हम फिंगर से 5 सेकंड के लिए प्रेशर देंगे। 5 सेकंड कैसे काउंट करेंगे? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005। जब हम फिंगर से प्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें फिंगर के नीचे वाला एरिया ब्लेंच कर जाता है, वहाँ का ब्लड इधर उधर डिस्पर्स हो जाता है, कैपिलरी एम्प्टी हो जाती है। 1005 बोलने के बाद अपनी फिंगर लिफ्ट उठा देंगे। उठाने के बाद देखेंगे कितने सेकंड में वहाँ का कलर नॉर्मल आ गया। उठाने के बाद तुरंत हम काउंट करना फिर शुरू कर देंगे। 1001, 1002, 1003। 1003 बोलने से पहले अगर कलर नॉर्मल आ गया, इसका मतलब बच्चा आउट ऑफ शॉक है, उसका उसमें का परफ्यूजन स्टेटस उसका नॉर्मल है। और 3 सेकंड से ज़्यादा अगर CRT उसका बढ़ा हुआ, इसको कैपिलरी रिफिलिंग टाइम कहते हैं, 3 सेकंड से ज़्यादा उसका टाइम लग रहा है नॉर्मल कलर आने में, इसका बच्चा ये हमारा शॉक में हो सकता है। दूसरा साइन होता है कि बच्चे की पल्स रेट, बच्चे की न्यू बॉर्न अगर है उसका पल्स रेट 160 या उससे ज़्यादा है, साथ में उसकी पल्स बहुत वीक फील हो रही है, ठीक है, तो दीज आर साइंस ऑफ शॉक। तो इन बच्चों को इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे हॉस्पिटलाइज करके तुरंत ही इनको शॉक को हमें ट्रीट करना है। पहले बच्चे को ट्रीटमेंट हमेशा हम ऊपर से नीचे तक ही स्टार्ट करेंगे। जैसे पहले टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तुरंत इस बच्चे को भी हम ऑक्सीजन लगाएंगे और बच्चे को तुरंत ही एक आई विलाई इंसर्ट करेंगे। और आई विलाई इंसर्ट करने के बाद 10 ml पर kg से नॉर्मल सलाइन को 30 मिनट्स के अंदर इन्फ्यूज़ करेंगे। और अगर बच्चा 30 सेकंड के बाद रीअसेस करना है, रीअसेस करने के बाद बच्चा का CRT नॉर्मल आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम सेकंड बोलस भी हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी इमरजेंसी आती है रिलेटेड टू द CNS फंक्शन। उसमें आता है कोमा या कन्वल्जन। बच्चे में देखें कोई कॉमा का साइन नहीं। कॉमा कन्वल्जन कैसे कहते हैं? कन्वल्जन का मतलब नॉट हिस्ट्री ऑफ कन्वल्जन, इसमें लिखा हुआ कन्वल्जिंग नाउ। करेंट एपिसोड में जब बच्चा आया उसको सीजर्स तो नहीं आ रहे, उसको कन्वल्स तो नहीं कर रहा है। कॉमा कब कहेंगे? बच्चे को बेसिकली हम ABPU स्केल पे मैसेज करते हैं। A फॉर अलर्ट चाइल्ड, मतलब बच्चा अगर माँ की गोद में है या लेटा हुआ है और चारों तरफ आराम से देख रहा है, माँ से कांटेक्ट कर रहा है, तो मतलब दिस इज अलर्ट चाइल्ड। V फॉर मतलब बच्चा वॉइस कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है। बच्चे को माँ आवाज़ दे रही तो बच्चा आँख खोल दे रहा है, अदरवाइज बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है। तीसरा है रेस्पॉन्डिंग टू P फॉर रेस्पॉन्डिंग टू पेन कमांड। बच्चा माँ आवाज़ दे रही तो आवाज़ तो रेस्पॉन्ड तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब कोई पेन स्टिमुलस दे रहे हैं, उसको कहीं पिंच कर रहे हैं तो बच्चा आँख खोल दे रहा है, तो मीन पेन कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है। U का मतलब अनकॉन्शियस चाइल्ड, मतलब ना तो वो पेन को वॉइस कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है, ना पेन कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है, वो बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है। तो हमारा P और U वाले बच्चे हैं वो कॉमा कैटेगरी कहे जाते हैं। जो बच्चा वॉइस कमांड को रेस्पॉन्ड कर रहा है अदरवाइज अलर्ट नहीं है तो उसको कहते हैं लेथार्जिक चाइल्ड। ये हमारी सारी इमरजेंसी P और U वाले हमारी कैटेगरी वाले बच्चे इमरजेंसी बच्चे। इन बच्चों को इमीडिएटली इनको हॉस्पिटलाइज करना है, इनका टेम्परेचर मेंटेन करना है, एयरवे मैनेज करना है, उसका ब्लड शुगर लेवल देखना है, उसमें देखना है उसको साइन ऑफ शॉक तो नहीं है, वो मैनेज करना है और उसके अकॉर्डिंग उसको फिर मैनेज करना है। अगर बच्चे को कन्वर्जेंस आ रहे हैं तो पहले ब्लड शुगर लेवल देखेंगे। ब्लड शुगर लेवल देखने के बाद अगर ब्लड शुगर लेवल कम है तो उसको 10% डेक्सट्रोज का 2 ml पर kg से एक बोलस देंगे। फिर भी कन्वर्जन बंद नहीं हो रहे हैं तो उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट का एक शॉट देंगे। फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिनिबोर्बिटॉन का एक लोडिंग डोज देंगे। नेक्स्ट इमरजेंसी है बच्चे के हाइड्रेशन से रिलेटेड। ये बेसिकली इसमें साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन देखने होते हैं। साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन क्या है? जो बच्चा हमारा लूज मोशंस की हिस्ट्री के साथ, डायरिया की हिस्ट्री के साथ आ रहा है, उसमें देखने कोई साइंस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन तो नहीं है। सीवियर डिहाइड्रेशन के साइंस क्या क्या होते हैं? उसमें एक है लिथार्जी,
दूसरा है संकेन आइज और तीसरा है वेरी स्लो स्किन पिंच। लेथार्जी का मतलब बच्चा सुस्त पड़ा हुआ है, वो सराउंडिंग से बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहा है। हालांकि बच्चा माँ अगर बुला रही है, उसको आवाज़ दे रही तो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, अदरवाइज सुस्त पड़ा हुआ है। दूसरा ये है संकेन आइज। संकेन आइज का मतलब ये बच्चे की नॉर्मल जो अपीयरेंस होना चाहिए उसे कंपेरिजन में बच्चे की आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हमेशा संकेन आइज कंफर्म करने के लिए माँ से पूछना होता है कि आपके बच्चे की आंखें इस समय अंदर धसी हुई तो नहीं लग रही। अगर माँ कहती है हाँ आंखें अंदर धसी हुई तो उसको संकेन आइज उसको कंसीडर करते हैं। तीसरा है वेरी स्लो स्किन पिंच। स्किन पिंच देखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है बच्चे के एब्डोमेन के लेटरल पार्ट में, अम्बलाइकस और लेटरल पार्ट ऑफ बॉडी के बीच में स्किन के सभी लेयर्स को हमें पिंच करना है। पिंच करने के लिए हमेशा इंडेक्स फिंगर और थंब को हम यूज़ करेंगे और इस तरह से पिंच कर, कभी इस तरह से पिंच के फिंगर और थंब से पिंच नहीं करना है, ये बहुत पेनफुल होता है। इसमें बच्चे की सारी स्किन की लेयर्स भी पकड़ में नहीं आती हैं। तो पिंच करने के लिए हमेशा पूरी इंडेक्स फिंगर और थंब से यूँ पिंच करना है। कम से कम 2-3 सेकंड के लिए पिंच करके रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ही आप छोड़ेंगे स्किन अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और छोड़ने के बाद अगर उसको नॉर्मल पोजीशन आने में थोड़ा वक्त लगता है, 1 सेकंड लगता है, तो इसका मतलब उसकी स्किन टर्गर है वो स्लो है। और छोड़ने के बाद अगर वहाँ एक टेंट बना रह जाता है तो इसका मतलब ये स्किन पिंच उसका वेरी स्लो है। दिस इज साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो बच्चा जो हमारा डायरिया के साथ साथ आ रहा है उसमें कम से कम मैंने 3 साइन बताए, लेथार्जी, संकेन आइज और वेरी स्लो स्किन पिंच में से कम 2 साइन मौजूद हैं, तो उसको कहते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन, डायरिया विद सीवियर डिहाइड्रेशन। इस बच्चे को विदाउट फर्दर असेसमेंट इमीडिएटली इसको रिहाइड्रेट करना है। तो पहले जैसे मैंने बताया कि ऊपर से नीचे की तरफ बच्चे को मैनेज करते हैं। पहले टेम्परेचर मैनेज करेंगे, फिर एयर भी उसका ठीक करेंगे। अगर ऑक्सीजन उसको हाइपोक्सीमिया हो रही है, उसका SpO2 लेवल कम आ रहा है तो ऑक्सीजन लगाएंगे। शॉक के लिए पहले असेस कर लेंगे, अगर शॉक का कोई साइन है तो पहले शॉक ट्रीट करेंगे, देन सीवियर डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे। सीवियर डिहाइड्रेशन ट्रीट करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं डायरिया ट्रीटमेंट के, प्लान C वाला ट्रीटमेंट देंगे, मीन बच्चे को IV फ्लूइड थेरेपी देंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन देना है, या तो नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट, प्रेफरेबली रिंगर लैक्टेट देंगे। 100 ml पर केजी से टोटल देना होता है। फर्स्ट अगर बच्चा हमारा 1 साल से छोटा है या पर 10 kg से कम का है तो फर्स्ट 30 मिनट्स के अंदर 30 ml पर केजी से देंगे और बाकी रिमेनिंग फ्लूइड 70 ml पर केजी से वो नेक्स्ट 5 आवर्स में देंगे। बच्चा हमारा 1 साल से अगर छोटा है तो, अगर 1 साल से बड़ा बच्चा है तो टाइम और टोटल ड्यूरेशन हमारा हाफ हो जाएगा, मतलब 2.5 आवर्स में 70 ml पर केजी से दे देंगे। हम बच्चे में एक बोलस देने के बाद उसका फर्दर असेसमेंट करना होता है। अगर असेसमेंट करने के बाद सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन परसिस्ट कर रहे हैं तो एक के बाद साथ साथ हम 2 बोलस 3 बोलस अकॉर्डिंग टू नीड हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमने सारी बात की अभी तक इमरजेंसी साइंस की। इमरजेंसी साइंस को हमने विदाउट फर्दर असेसमेंट हमने इमीडिएटली ट्रीट किया है। अगर बच्चे में कोई इमरजेंसी साइन नहीं है TABC वाला तो हम देखेंगे कोई साइन ऑफ प्रायोरिटी तो नहीं है। अब साइन ऑफ प्रायोरिटी क्या क्या होते हैं, जैसे बर्थ वेट बच्चे का लेस देन 1800 ग्राम, 1800 ग्राम बच्चे को हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट करना है, पर उससे पहले हमें बच्चे का एक असेसमेंट करना होता है। ये बच्चे हमारे 1800 ग्राम से छोटे वाले बच्चे होते हैं, सभी SNCU में एडमिट होते हैं। यहाँ पर बच्चे का टेम्परेचर है 35.5 से लेकर के 36.5 के बीच वाला है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर 37.5 से ज़्यादा है। हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया वाला बच्चे, इन बच्चे को हम पहले असेस करेंगे, देन अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। या ABPU स्केल पर आपने देखा बच्चे में लेथार्जी वाली कैटेगरी में आ रहा है तो इस बच्चे को हमें पहले असेस करना है, देन ट्रीट करना है। या साइन ऑफ सीवियर जॉन्डिस, सीवियर जॉन्डिस कब कहते हैं, बच्चे को जब आपके पास आया है तो उसके बच्चे के हाथ और पैर दोनों, हैंड और फीट्स दोनों एकदम डार्क येलो कलर के, पीले हो रहे हैं, तो दिस इज साइन ऑफ सीवियर जॉन्डिस। सीवियर जॉन्डिस ऑल्दो इट कैन कॉज डेथ ऑफ न्यूबॉर्न और क्रोनिक डिसेबिलिटी कर सकता है, पर इतना इमरजेंसी नहीं होता है। वो उसको पहले असेस करना होता है कि उसका प्रोबेबल कॉज क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको हॉस्पिटलाइज करके ट्रीट करना होगा। नेक्स्ट साइन इज रिफ्यूजल टू फीड, बच्चा फीड नहीं कर पा रहा है तो इस बच्चे को असेस करना है, देन अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना है। या साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यहाँ पर हम स्पेशली बताते चलें कि
सीवियर डिस्ट्रेस की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का मतलब बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट, अगर बच्चा हमारा न्यूबॉर्न है और 2 महीने से कम का है तो रेस्पिरेटर उसका 60 या उससे ज़्यादा है लेकिन 70 से कम है, या बच्चे को चेस्ट एंड्रॉइंग हो रही है, बच्चे को सांस लेते समय उसका सीना अंदर की तरफ धस रहा है, तो इसको हम सीवियर डिस्ट्रेस कहते हैं। इसको पहले हम असेस करेंगे और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट, बच्चा कहीं से भी ब्लीड कर रहा है तो ब्लीडिंग का तो कोई ना कोई कॉज होगा, तो कॉज को पहले हमें असेस करना होगा, देन अकॉर्डिंगली ट्रीट करना होगा। कोई बर्थ ट्रॉमा, बर्थ इंजरी कोई हो गई तो उसको पहले उसको असेस करेंगे, देन ट्रीट करेंगे। कोई साइन ऑफ पैलर है, साइन ऑफ एनीमिया मतलब पैलर है, तो एनीमिया के लिए हम पहले असेस करेंगे, देन ट्रीट। बच्चे को अगर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है तो इस बच्चे को भी हमें हॉस्पिटलाइज करके ही ट्रीट करना है, लेकिन उससे पहले इसको असेसमेंट करना होगा। इन सभी बच्चों को हम प्रायोरिटी बेसिस पे ट्रीट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चे हमारे इसमें इमरजेंसी साइन भी नहीं है, अगर उसमें प्रायोरिटी साइन भी नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये हमारे बच्चे हमारे नॉन अर्जेंट केसेस हैं। नॉन अर्जेंट केसेस आमतौर पे कौन से होते हैं? जो नॉर्मल पिकुलरिटीज़ वाले बच्चे, जो बच्चा आया हमारा फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वाला आया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कोई प्रायोरिटी नहीं है तो उसको हम ओपीडी बेसिस पर हम ट्रीट कर सकते हैं। या बच्चा माँ का दूध पीने के बाद तुरंत वॉमिट कर दे रहा है, ये नॉर्मल गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स भी हो सकता है, इसको हम पसेटिंग कहते हैं, तो इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सारे केसेस को हम ओपीडी बेसिस पे हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपने देखा, अगर आप क्या ऐसी फैसिलिटी पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बच्चा हमारा इमरजेंसी वाला बच्चा आ गया इमरजेंसी साइन के साथ और उसको ट्रीट करने की सुविधा नहीं है, तो इन बच्चों को कम से कम इनिशियली स्टेबलाइज करने के बाद जो अप्रोप्रिएट फैसिलिटी पे रेफ़र करना होता है। पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाइपोग्लाइसीमिया। आपने देखा बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया का साइन है, आपने आरबीएस उसका चेक किया 45 के नीचे आ रहा है, अगर हमारा न्यूबॉर्न है तो तुरंत ही कम से कम 2 ml पर केजी से एक बोलस दे दें। अगर बच्चा माँ का फीड कर पा रहा है तो ब्रेस्ट फीड करा दीजिए, ठीक है, और उसके बाद ही बच्चे को आगे की फैसिलिटी पे रेफ़र करेंगे। बच्चा शॉक में है तो एक कम से कम बोलस दे दीजिए उसको। बोलस देने के बाद अब है ना, उसको शॉक से एक बार बाहर आ जाए, उसको स्टेबलाइज करने के बाद ही नेक्स्ट हायर फैसिलिटी पे वो रेफ़र करेंगे। कोई कन्वल्जन है, कन्वल्जन को जैसे हमने बताया अभी इमरजेंसी, एक हमारी इमरजेंसी है, कन्वल्जन को हम पहले ट्रीट कर लेंगे और उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हमारी फैसिलिटी पे रेफ़र कर देंगे। पर रेफ़र करने से पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि ऐसे बच्चों को कम से कम रेफ़र करने से पहले एक प्री रेफरल डोज एंटीबायोटिक्स की दे देनी होती है। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन हम दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेट कैटेगरी इस टेबल में आप देख सकते हैं, वेट के अकॉर्डिंग कितना एम्पिसिलिन देना है, कितना जेंटामाइसिन देना है, एक फर्स्ट डोज हम दे देंगे और दे देने के बाद फैसिलिटी पे हम हायर फैसिलिटी पे रेफ़र कर देंगे। रेफ़र करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि रास्ते में बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बच्चे का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रखना होता है, परफ्यूजन मेंटेन करना है और उसका शुगर लेवल मेंटेन करना है। इसको हम टॉप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऑन द वे जो हमारा जो हमेशा और बच्चों को एम्बुलेंस से रेफ़र करना है। बच्चों के लिए JSY के अंतर्गत 102 एम्बुलेंस सर्विस चलती है, 100 एम्बुलेंस सर्विस से रेफ़र करेंगे। उसके अंदर एक ट्रेन टेक्नीशियन रहता है, उसको एक्सप्लेन कर दें कि बच्चे में क्या क्या चीज़ रास्ते में देखना है और उस बच्चे को हर फैसिलिटी पर रेफ़र कर देंगे। तो इस सेशन में हम सीखेंगे व्हाट इज़ डायरिया, डायरिया इन चिल्ड्रंस। तो बेसिकली डायरिया समझने से पहले ये जान लें कि व्हाट इज़ नॉट डायरिया। तो पहला है कि पैसेज ऑफ फ्रीक्वेंट फॉर्म स्टूल्स। बच्चे को मल्टीपल टाइम्स बच्चे को स्टूल पास हो रहे हैं लेकिन स्टूल फॉर्म है, दे आर नॉट वाटरिंग, दिस इज नॉट डायरिया। सेकेंड इज फ्रीक्वेंट लूज गिरीनेस येलो स्टूल्स ऑन डे 3 और 4 ऑफ लाइफ। मदर से यूजुअली ओपीडी में आती है, बहुत कॉमन कंप्लेन है कि बच्चे को बार बार पटी आ रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं। तो आपको पूछना है कि बच्चे की एज कितना है। बच्चा का तीसरे चौथे दिन के आसपास आ रहा है तो ऐसे में बच्चे इनिशियली फर्स्ट 3 डेज में बच्चा मेकोनियम पास करता है, उसके बाद फटे फटे गोल्डन येलो कलर के स्टूल्स आने लगते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बल्कि कहें जितनी बार बच्चा फीड करता है उतनी बार बच्चा स्टूल पास करता है। इनको हम ट्रांजिशनल स्टूल्स कहते हैं, आमतौर पे 2-3 हफ्ते तक रहते हैं। दिस इज़ नॉट ए डायरिया, ठीक है। मदर को सिंपल काउंसलिंग करना होता है कि अपना ब्रेस्ट फीड अच्छे से कराए,
ठीक है, इसमें कुछ ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल पैटर्न है, कुछ समय बाद अपने आप नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, पैसेज ऑफ पेस्टी स्टूल इन ब्रेस्ट फेड इन्फेंट। माँ का दूध पीने वाला बच्चा कभी कोई 6 महीने तक, जब तक माँ का दूध पे रहता है, जितनी बार दूध पीता है उतनी बार पोटी करता है। और अगर वो स्टूल से पेस्टी है, वाटरी नहीं है, तो ये नॉर्मल है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मदर को काउंसल करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, आपको ये देख लेना है कि बच्चे का वेट गेन अप्रोप्रिएटली हो रहा है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो दिस इज़ नॉट ए डायरिया। ठीक है। पैसेज ऑफ स्टूल ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग ड्यू टू गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। आमतौर पे देखा गया है कि बच्चों में जितनी बार माँ का दूध पीते हैं या कुछ खाते हैं तो तुरंत ही उनको स्टूल पास होता है। दिस इज नॉर्मल रिफ्लेक्स, दिस इज नॉट ए डायरिया। डायरिया बेसिकली कहते क्या में, जब बच्चे को 3 या उससे ज़्यादा बार बच्चा लूज स्टूल्स पास करे, वाटरी स्टूल्स पास करे, या फिर रिसेंट चेंज इन कंसिस्टेंसी हो रही हो। आज बच्चा फॉर्म स्टूल पास कर रहा है, अचानक माँ बता रही है कि बच्चे को पहले तो स्टूल सॉलिड्स हो रहे थे या सेमी सॉलिड्स हो रहे थे, सडनली वाटरी हो गए, दिस कुड बी डायरिया। तो डायरिया का कॉमन कॉजेज क्या होते हैं बच्चों में? यूजुअली वायरल डायरियाज होते हैं, और रोटा वायरस डायरिया सबसे ज़्यादा कॉमन है। रोटा वायरस डायरिया के लिए आजकल वैक्सीन भी दी जा रही है 6, 10 और 14 हफ्ते के आसपास, 14 हफ्ते पर। तो रोटा वायरस डायरिया सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल डायरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है। डायरिया एक्यूट वाटरी डायरिया कुछ भी सेक्रेटरी इन्फेक्शंस की वजह से होता है, कभी कभी ऑस्मोटिक डायरिया होता है। ऑस्मोटिक डायरिया यूजुअली नॉन इन्फेक्टिव होते हैं, यूजुअली ड्यू टू लैक्टोज इंटॉलरेंस या कोई परगेटिव ऐसा दिया गया हो, उसकी वजह से सडनली डायरिया होता है। डिसेंट्री कब कहते हैं? जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्टूल्स के साथ साथ बच्चे को उसमें ब्लड भी आ रहा है, रेड कलर के स्टूल पास हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसेंट्री। डिसेंट्री मोस्टली ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको इमीडिएटली ट्रीट करने की ज़रूरत है। अब बच्चे का डायरिया का असेसमेंट कैसे करना है? डायरिया के बहुत सारे साइंस होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं जिनकी हम बात करेंगे, साइन ऑफ सीवियर डायडिसन। अभी हमने पिछले प्राइज में बताया था कि 3 हमने साइंस की चर्चा की थी। एक तो बच्चा हमारा लेथार्जिक है, बच्चे की संकीन आइज है, और बच्चे की स्किन पिंच कैसी है। स्किन पिंच बहुत ज़्यादा स्लो है, वेरी स्लो है। जैसे मैंने बताया कि बच्चे के इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, बच्चे के लेटरल पार्ट में ऑफ एब्डोमेन में देखिए पिंच किया हुआ है, उसकी सारी मसल लेयर को पिंच किया हुआ है। पिंच करने के बाद छोड़ दिया। दूसरी पिक्चर में देख पा रहे हैं कि वो एक टेंट बन गया है। ये इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे की स्किन टर्गर बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। दिस इज साइन ऑफ सीवियर डायडिसन। अब बेसिकली डायरिया को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई किया है: एक्यूट डायरिया विथ नो डायडिसन, एक्यूट डायरिया विथ सम डायडिसन, एक्यूट डायरिया विथ सीवियर डायडिसन। पहले हम बात करेंगे एक्यूट डायरिया विथ नो डायडिसन। नो डायडिसन का मतलब बच्चे को लूज स्टूल्स तो आ रहे हैं, डायरिया तो हो रहा है, एक्यूट डायरिया तो है। यहाँ बताते चले एक्यूट डायरिया तभी कहते हैं बच्चे का को लूज मोशन 14 दिन से कम की हिस्ट्री हो। 14 दिन से ज़्यादा का है तो उससे कॉजेज कुछ अलग होता है, उसको परसिस्टेंट डायरिया कहते हैं। अगर बच्चे को एक्यूट डायरिया है लेकिन साइन ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं है, तो हम उसको ट्रीट करते हैं प्लान ए से। प्लान ए में क्या है? बेसिकली होम बेस्ड फ्लूइड्स होते हैं। बच्चे को जैसे खूब सारा चावल का मांड देना है, दाल का पानी दे सकते हैं, कोकोनट वाटर दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात हमेशा मदर को एक्सप्लेन करनी होती है कि बच्चे को क्या नहीं देना है। आमतौर पे लोग जूसेस देना शुरू कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स देना शुरू कर देते हैं, या एरेटेड ड्रिंक्स देना शुरू कर देते हैं। ये नहीं देना है। देना क्या है? छाछ, कोकोनट वाटर, दाल का पानी, चावल का मांड, ये सब चीज़ देनी है। इसके अलावा बच्चे को जो नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, फीडिंग और फ्रीक्वेंट करा देनी है, और बच्चा नॉर्मली जो खाना खा रहा है उसको कंटिन्यू कर देना है। दिस इज प्लानिंग। अगर बच्चे को साइन ऑफ कोई डायडिसन आ रहा है लेकिन साइन ऑफ सीवियर डायडिसन नहीं है, जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा थर्स्टी हो गया, बार बार पानी मांग रहा है,
उसकी स्किन टेक्सचर देखा थोड़ा स्लो हो रही है, ओरल म्यूकोसा मुंह के अंदर मुंह उसका सूख जा रहा है, बच्चा रो रहा है लेकिन आंसू नहीं आ रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है, तो दीज आर साइंस ऑफ सम डिहाइड्रेशन। इन बच्चों को ORS सॉल्यूशन से हमें ट्रीट करना है। ORS सॉल्यूशन क्या होता है? ORS सॉल्यूशन बेसिकली हमें WHO वाला फार्मूला यूज़ करना है, शायद नेक्स्ट स्लाइड में भी देख पाएंगे। पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लान सी क्या है? जिस बच्चे में साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन है, 3 साइन की हम बात कर चुके हैं, 3 में अगर 2 साइन मिल रहा है तो इससे साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन। तो इन बच्चों को इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज करना है, इनको होम बेस्ड हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, इनको अकेले ये बच्चा ORS एक्सेप्ट नहीं करेगा सफिशिएंट फॉर्म में, तो इन बच्चे को तुरंत ही इनमें IV लाइन इस्टेब्लिश करनी है और बच्चे को आइसोटोनिक फ्लूइड इन्फ्यूज़ करना है 100 ml पर केजी से, रिंगल लैक्टेट प्रेफरेबली, या फिर नॉर्मल सलाइन हम इन्फ्यूज़ करेंगे। अगर बच्चा हमारा इन्फेंट है लेस देन 12 मंथ का है तो पहले 1 घंटे के अंदर 30 ml पर केजी से फ्लूइड देंगे और रिमेनिंग फ्लूइड 70 ml पर केजी वाला नेक्स्ट 5 आवर्स में देंगे। बच्चा अगर हमारा 1 साल से ज़्यादा का है, अप टू 5 ईयर्स का है, तो सेम अमाउंट ऑफ 30 ml पर केजी फ्लूइड आधे ड्यूरेशन में यानी 30 मिनट्स में इन्फ्यूज़ कर देंगे और 70 ml पर केजी वाला फ्लूइड हमारा 2.5 आवर्स में देना है। आप देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट हमारा जो बोलस डोज है, जिसको हम चैलेंज फ्लूइड भी कहते हैं, जो फर्स्ट आवर या 30 मिनट्स वाला फ्लूइड है, हम इसको रिपीट कर सकते हैं अगर बच्चे की रेडियल पल्स हमारी वीक है। हम 2 चैलेंज दे सकते हैं इन्फेंट के अंदर। WHO डायरिया ट्रीटमेंट का सबसे सेफ, सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। 95 से 97% पेशेंट्स होते हैं हम ईजिली ORS से हम ट्रीट कर सकते हैं। इससे हम हॉस्पिटल जो फर्टिलिटी रेट है 40 to 50% हम कर सकते हैं, एंड इट इज़ कॉस्ट सेविंग एज वेल। सिंपल ORS से बच्चे को हम आराम से ट्रीट कर सकते हैं। ये जो हम ORS सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, WHO वाला करते हैं, जो पहले स्टैंडर्ड ORS सॉल्यूशन आता था, अब उसके कंपेरिजन में हम आजकल लो ऑस्मोलैरिटी वाला ORS सॉल्यूशन यूज़ करने लगे हैं। इसमें जो स्टैंडर्ड और लो ऑस्मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन है, दोनों में लिखा हुआ है कि उनके क्या क्या कंपोजिशन होते हैं। आप ऑस्मोलैरिटी देख पा रहे हैं, स्टैंडर्ड वाले की ऑस्मोलैरिटी होती है 311 मिलीमोल पर लीटर, जबकि जो स्टैंडर्ड जो लो ऑस्मोलैरिटी वाला ORS है उसकी ऑस्मोलैरिटी हम कम करके 245 मिलीमोल पर लीटर कर दी गई। न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना होता है बच्चे को। ड्यूरिंग डायरिया एपिसोड बच्चे को रिहाइड्रेट करने के साथ साथ न्यूट्रिशनल स्टेटस न्यूट्रिशनल डाइट देनी है। आमतौर पे जो बच्चा ऑलरेडी जो फीड ले रहा होता है, जो न्यूट्रिशन ले रहा होता है, उसको कंटिन्यू करना है, उसमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर देखा यह गया कि बच्चे को अगर एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन दें, एप्रोप्रिएट फीडिंग कराएं, तो उसका स्टूल आउटपुट में कमी जल्दी होती है, उसका ड्यूरेशन ऑफ इलनेस जल्दी कम हो जाता है और बच्चे का वेट गेन थोड़ा कंपेरेटिवली रैपिडली होता है और उसका ओवरऑल न्यूट्रिशनल स्टेटस जल्दी इंप्रूव हो जाता है। रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमें तभी यूज़ करना है जब बच्चे को डिसेंट्री हो रहा है, मतलब लूज मोशंस के साथ साथ बच्चे के ब्लड में ब्लड आ रहा हो। इसका मतलब ये है कि बच्चे में जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वहीं पर हमें एंटीबायोटिक्स का यूज। प्रोबायोटिक्स का रोल और एंटीसेक्रेटरी ड्रग्स का, प्रोबायोटिक्स का रोल तो इसमें बेसिकली लैक्टोबैसिलस जीजी और सैक्रोमाइसिस बिलार्डी का ही रोल है। बाकी बहुत सारे और भी प्रोबायोटिक्स आते हैं, उनका बहुत ज़्यादा अभी तक रोल इस्टेब्लिश नहीं है। प्रिवेंशन के लिए सबसे आसान तरीका है हैंड वॉशिंग। बच्चे को हर बार फीड कराने से पहले हैंड वॉशिंग करें। हैंड वॉशिंग की प्रॉपर जो टेक्निक होती है, 6 स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना है। हैंड वॉशिंग से हम डायरिया निमोनिया के एपिसोड्स काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिवेंशन का तरीका प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, सेव वाटर फॉर ड्रिंकिंग, एप्रोप्रिएट फीडिंग प्रैक्टिसेस, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे को अगर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं तो कहा जाता है कि 40% तक हम डायरिया निमोनिया का रिस्क हम कम कर देते हैं। एंड ऑफ कोर्स नो बॉटल फीडिंग। बॉटल फीडिंग अगर आप टॉप फीडिंग दे रहे हैं और साथ में बॉटल यूज कर रहे हैं तो डायरिया का रिस्क मल्टीपल टाइप्स ज़्यादा हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए आजकल अब 2 वैक्सीन उपलब्ध हैं,
जैसा हमने बताया था कि रोटा वायरस के लिए रोटा वैक्सीन उपलब्ध है। बच्चे को 6 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे और 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे 3 डोज रोटा वायरस वैक्सीन की देनी होती है। इसके अलावा कॉलेरा वैक्सीन भी उपलब्ध है। और अंत में मैं डॉक्टर सलमान और डॉक्टर ब्रजेश कुमार जो कि वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं आपका लोक बंधु हॉस्पिटल से, मैं अपने दोनों की तरफ से सबसे पहले तो अपने प्रमुख सचिव, डीजी परिवार कल्याण, डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य, डीजी ट्रेनिंग व डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश सरकार, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NHM, और मैं चिकित्सा संस्थान जो कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उन सब के अधिकारियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस तरीके का इनिशिएटिव लिया। और जो चिकित्सा अधिकारी या जो लोग भी ये देख रहे हैं वो नवजात शिशु और बड़े बच्चों को कैसे देखभाल करें और ये हमारी बात जन जन तक पहुँचाएँ। मैं इसी के साथ ही आप सबका धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।